Hello everyone, welcome to Anthrobot Education. So in this lecture we are going to discuss about the topic problems of exploitation and deprivation of scheduled castes, scheduled tribes and other backward classes, constitutional safeguards for the scheduled tribes and scheduled castes. तो यह एंथ्रोपोलॉजी पेपर 2 का टॉपिक नंबर 7.1 है। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि सोशल डिसेबिलिटीज़ सफ़र्ड बाय द शेड्यूल्ड कास्ट। तो जो सोशल डिसेबिलिटीज़ हैं जो शेड्यूल्ड कास्ट सफ़र करता है उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि शेड्यूल्ड कास्ट क्या होता है। तो जो शेड्यूल्ड कास्ट होता है वो कास्ट होते हैं, रेस होता है या ट्राइब होता है या उसका पार्ट होता है जो कि आर्टिकल नंबर 341 के अंडर में आता है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और ये कास्ट जो है वो बोली जाती है शेड्यूल्ड कास्ट। तो आर्टिकल नंबर 341 क्या होता है? Article number 341 empowers the President to specify which caste, races or tribes will be considered scheduled caste for the purposes of the Constitution. लगभग 16.48% ऑफ द जो इंडियन पॉपुलेशन है वह शेड्यूल कास्ट में आती है, और उसमें से जो 74% हैं वो रूरल एरियाज़ में रहते हैं, और हिंदू कास्ट हायरार्की में इनका लोवेस्ट डिवीज़न माना जाता है, और ये पुअरेस्ट और वीकेस्ट होते हैं इन द हिंदू कास्ट हायरार्की। डिसेबिलिटीज़ की बात कर लें, कौन कौन सी डिसेबिलिटीज़ हैं जो शेड्यूल कास्ट सफ़र करता है। तो सबसे पहली डिसेबिलिटी आती है सोशल डिसेबिलिटी। इसमें सोसाइटी से रिलेटेड डिसेबिलिटीज़ होती हैं। सोशल डिसेबिलिटीज़ में सबसे पहला डिसेबिलिटी है लोवेस्ट स्टेटस इन द सोसाइटी। एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे G.S. कुरिए, इन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो शेड्यूल कास्ट हैं उनको कोई भी एडवांटेज नहीं मिलता है क्योंकि उनके स्टेटस की वजह से। क्योंकि इनका जो है लोवेस्ट डिवीज़न है हिंदू कास्ट हायरार्की में, और इसके वजह से इनको कोई भी एडवांटेज नहीं मिलता है, और इस तरीके से बहुत सारी सिविल और रिलीजियस डिसेबिलिटीज़ देखने को मिलती है। सेकंड डिसेबिलिटी की बात करेंगे एजुकेशनल डिसेबिलिटी, जो कि सोशल डिसेबिलिटी के अंडर में आता है। तो एज़ पर द हिंदू ट्रेडिशन जो शेड्यूल कास्ट के मेंबर्स होते हैं उनको जो सीक्रेट बुक्स हैं उनको पढ़ने की परमिशन नहीं होती है। सीक्रेट बुक्स लाइक रामायण एंड महाभारत एक्सेट्रा, और जो फॉर्मल एजुकेशन है वो भी इनको नहीं दिया जाता है, और अगर ये लेने भी जाते हैं तो जो लोकल डोमिनेंट कास्ट हैं उनके द्वारा अपोज किया जाता है कि इनको एजुकेशन नहीं मिलनी चाहिए। वो चाहते हैं कि ये लोग जो है वो मेनियल जॉब्स में इन्वॉल्व रहें। मेनियल जॉब्स जो लो स्टेटस जॉब्स हैं उसमें ये लोग इन्वॉल्व रहें। नेक्स्ट आता है कि जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं उनका यूज़ करने से इनको प्रोहिबिट किया जाता है। एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे लुइस डुमोन, इन्होंने बताया कि जो शेड्यूल कास्ट है उनको ट्रेडिशनली इम्प्योर या पॉल्यूटिंग माना जाता है, कि ये जो कास्ट है ये इम्प्योर है, पॉल्यूटेड है, और इनसे सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए जो हायर कास्ट के लोग हैं वो इनको पब्लिक प्लेसेस या टेम्पल्स में अलाउ नहीं करते हैं कि उनकी एंट्री हो वहाँ पे। नेक्स्ट है पॉलिटिकल इनइक्वालिटी। तो जो शेड्यूल कास्ट है उसका कोई भी रोल नहीं होता है एडमिनिस्ट्रेशन में या पॉलिटिक्स में इन द ट्रेडिशनल जाति पंचायत। तो जो ट्रेडिशनल जाति पंचायत होती हैं विलेज लेवल पे, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन या उसके पॉलिटिक्स से रिलेटेड किसी भी चीज़ में उनका पार्टिसिपेशन या कोई रोल नहीं होता है। लेकिन उनके लिए जो डिसीजंस अदर लोग लेते हैं, जो पंच होते हैं, वो उन पे बाइंडिंग होती है, क्योंकि पंचों ने ये डिसीजन लिया हुआ है, तो इसलिए ये जो डिसीजन है ये बाइंडिंग होता है शेड्यूल कास्ट पे। नेक्स्ट डिसेबिलिटी की बात करेंगे इकोनॉमिक डिसेबिलिटी। तो इनका कोई भी प्रॉपर्टी राइट नहीं होता है। जो ट्रेडिशनली शेड्यूल कास्ट हैं उन लोगों को प्रॉपर्टी ऑनरशिप जो है वो अलाउड नहीं था, और इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं जो उत्तराखंड में तेहरी डिस्ट्रिक्ट है। तो वहाँ पे हम देख सकते हैं कि कोई भी ऑनरशिप इनको अलाउ नहीं किया गया है, और वहाँ ये कोडिफाइड किया गया है कि कुछ लोअर कास्ट हैं जैसे कि कोल्टा, उनको लैंड होल्डिंग या गोल्ड रखना इन सब चीज़ों से भी प्रोहिबिट किया गया है, और इसकी वजह से वहाँ के लोग जो है वो बॉन्डेड लेबर की तरह काम करते हैं। नेक्स्ट इकोनॉमिक डिसेबिलिटी है रिस्ट्रिक्शंस ऑन द ऑक्यूपेशनल चॉइस। जो भी शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनको अपना ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन चेंज करने की परमिशन नहीं दी जाती है, या वो कोशिश भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हायर कास्ट के द्वारा इसको स्ट्रांगली अपोज किया जाता है
और यही सबसे इम्पॉर्टेंट वजह है उनके बीच में पॉवर्टी के होने का, कि अगर वो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस को छोड़ देंगे तो बड़े कास्ट के जो लोग हैं उनके लिए दिक्कत क्रिएट हो जाएगी, और वो चाहते हैं कि उनको कोई दिक्कत ना क्रिएट हो, क्योंकि ट्रेडिशनल जो ऑक्यूपेशन है वो होते रहना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए। फैक्टर्स क्या हैं जो डिसेबिलिटीज़ को डाइल्यूट कर रही हैं? तो आज के टाइम पे जो मॉडर्न एजुकेशन है या जो भी कांटेक्ट हो रहा है लोगों का ग्लोबलाइजेशन की वजह से, तो ये एक फैक्टर है। इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन की वजह से जो है माइग्रेशन हो रहा है, जिससे कि इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो लार्ज मास ऑफ द वर्कर्स हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी कम्युनिटी एंड रिलीजन दे आर हायरिंग। इसकी वजह से ट्रेडिशनल बिहेवियरल पैटर्न्स भी चेंज हो रहा है। बहुत सारे एससी कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, वो अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ को कर रहे हैं या बिजनेस टाइकून्स बन रहे हैं। अगर एग्जांपल देखा जाए तो आज के टाइम पे दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसको DICCI बोलते हैं, डिक्की, हैज़ मोर देन द 3000 मेंबर्स। और ये जो 3000 मेंबर्स हैं ये एससी कम्युनिटी से ही बिलोंग करते हैं। अवेयरनेस इनिशिएटिव जो कि गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है, मीडिया या वॉलंटरी एजुकेशन के द्वारा किया गया है, और बहुत सारे प्रोटेक्टिव लेजिस्लेशंस हैं जो इनको डाइल्यूट कर रहे हैं। जो आर्म फोर्सेस या अदर सर्विसेज के द्वारा जो कंट्रीब्यूशंस दिए जा रहे हैं इन स्प्रेडिंग अ कॉस्मोपॉलिटन एंड द सेक्युलर आउटलुक विद इन द क्रॉस देयर रैंक्स। तो यहाँ पे कोई भी भेदभाव देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पे रैंक के बेस पे सारी बातें होती हैं इन द आर्म फोर्सेज इन द अदर डिफेंस फोर्सेज। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स की और वेलफेयर की, जो कि ओबीसीज़ को प्रोवाइड कराई जाती है। तो जो टर्म बैकवर्ड क्लासेस है, ये इंक्लूड करता है शेड्यूल्ड ट्राइब्स को, शेड्यूल्ड कास्ट को, डिनोटिफाइड ट्राइब्स को एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस को, ओबीसीज़ को। और ये जो क्लासेस हैं ये डिफरेंट और डिस्टिंक्ट डिसएडवांटेजेस हैं इनकी इंडियन सोशल सिस्टम में, और इन्होंने बहुत सारे सोशल और इकोनॉमिक डिसेबिलिटीज़ को झेला हुआ है, जिसकी वजह से इनको बैकवर्ड क्लासेस बोला जाता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कुछ सेफगार्ड्स प्रोवाइड कराता है ओबीसीज़ को, और डीपीएसपी में हम इसको देख सकते हैं। तो आर्टिकल नंबर 38 और 46 की बात यहाँ पे की गई है, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में है। तो आर्टिकल नंबर 38 क्या बोलता है कि स्टेट शैल प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स बाय एस्टेब्लिशिंग अ जस्ट सोशल ऑर्डर। तो स्टेट को वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स को प्रमोट करना चाहिए एक सोशल ऑर्डर को स्टैब्लिश करके। आर्टिकल नंबर 46 कहता है कि स्टेट शैल प्रमोट द एजुकेशनल एंड द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द ओबीसीज़, कि ओबीसीज़ के जो भी एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उसको प्रमोट करना चाहिए और उनको एक्सप्लॉयटेशन और इनजस्टिस से प्रोटेक्ट करना चाहिए। अब सेफगार्ड्स की बात कर लेंगे तो आर्टिकल नंबर 15 क्या बोलता है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कास्ट के बेस पे। यहाँ पे बेसिकली बहुत सारे ग्राउंड्स हैं, बट यहाँ भी कास्ट की बात हो रही है, तो इसलिए कोई भी डिस्क्रिमिनेशन कास्ट के बेस पे नहीं होना चाहिए। आर्टिकल नंबर 15(4) क्या बोलता है, स्टेट को स्पेशल प्रोविजंस बनाने चाहिए उनके एडवांटेजेस के लिए, उनके ग्रोथ के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए। आर्टिकल नंबर 15(5) क्या बोलता है कि स्टेट जो है वो कोई भी स्पेशल प्रोविज़न बना सकता है बैकवर्ड क्लासेस के एडमिशन के लिए इन द प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। आर्टिकल नंबर 16(4) क्या बोलता है, जो पब्लिक पोस्ट या अपॉइंटमेंट्स हैं वहाँ पे रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए इन लोगों को। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 338(b), जो कि नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस की बात करता है कि एक NCBC इस्टेब्लिश करना चाहिए जो कि मॉनिटर करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा उन सारे मैटर्स को जो ओबीसीज़ के सेफगार्ड्स के लिए प्रोवाइड कराए गए हैं। और नेक्स्ट आर्टिकल है 340, जहाँ पे एक कमीशन को अपॉइंट किया जाता है जो कि बैकवर्ड क्लासेस की कंडीशंस को इन्वेस्टिगेट करता है। तो ये सारे सेफगार्ड्स हैं जो प्रोवाइड कराए गए हैं बैकवर्ड क्लासेस के लिए। और अगर हम एग्जांपल्स देखें तो 2 कमीशन जो हैं वो अपॉइंट किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा पास्ट में। पहला जो कमीशन था जिसको फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन बोलते हैं, काका साहब केलकर कमेटी। इस कमेटी में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने एक बैकवर्ड क्लासेस कमीशन को अपॉइंट किया था, जो कि मिस्टर काका साहब कालेकर के द्वारा जनवरी 1953 में स्टेब्लिश किया गया था अंडर द आर्टिकल नंबर 340 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और यहाँ पे क्राइटेरिया को डिटरमाइन किया गया कि किसी सेक्शन ऑफ पीपल को कैसे ट्रीट किया जाए, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए किसी भी सेक्शन के पीपल को ट्रीट करने के लिए अदर देन द शेड्यूल कास्ट।
और ये चीज़ें जो हैं वो सोशली या एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के लिए थी। और इन क्राइटेरियाज़ को डिटरमाइन करके एक लिस्ट को प्रिपेयर करना था इन क्लासेस से रिलेटेड लोगों के लिए। और ये जो रिकमेंडेशन था इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका ड्यू टू सम पॉलिटिकल ग्लिचेस। नेक्स्ट है मंडल कमीशन। इसको सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन भी बोला जाता है, जिसको मिस्टर बीपी मंडल के द्वारा हेड किया गया था, जिसको अपॉइंट किया गया था 1978 में। और मंडल कमीशन का जो काम था डिटरमाइन करना क्राइटेरिया फॉर डिफाइनिंग टू द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। तो ये दो कमीशंस मेन ओबीसीज के लिए अपॉइंट किए गए हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो मंडल कमीशन के रिकमेंडेशंस थे वो क्या थे, क्योंकि जो काका साहब केलकर कमेटी थी उसके रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, लेकिन मंडल कमीशन के रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट किया गया था। तो जो 27% जो 27% ऑफ द पोस्ट हैं पब्लिक सर्विसेज में वो ओबीसीज़ के लिए रिज़र्व होना चाहिए, क्योंकि जो उनकी पॉपुलेशन है वो टोटल पॉपुलेशन का 52% है। जो वेलफेयर प्रोग्राम्स है स्पेशली ओबीसीज़ के लिए उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फाइनेंस किया जाना चाहिए इन द सेम मैनर जैसे कि एससी और एसटी के लिए किया जाता है। रेडिकल लैंड रिफॉर्म्स होने चाहिए जिससे कि जो स्मॉल लैंड होल्डर्स हैं उनके लिए ये फ्रूटफुल हो सके। ओबीसीज़ को इनकरेज करना चाहिए और उनको हेल्प करना चाहिए टू सेटअप द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। तो ये मंडल कमीशन के कुछ रिकमेंडेशंस थे। अब वेलफेयर मेजर्स की बात करेंगे, कौन कौन से वेलफेयर मेजर्स थे जो ओबीसीज़ के लिए लिया गया था। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड द एम्पावरमेंट के द्वारा बहुत सारे स्कीम्स जो है वो ओबीसी के वेलफेयर के लिए इम्प्लीमेंट किया गया था। उसमें से था असिस्टेंट फॉर द स्किल डेवलपमेंट ऑफ द ओबीसीज़ और डीएनटीज़ और ईबीसीज़। ये बेसिकली एक एनजीओ स्कीम था। इसका मेन पर्पज़ जो था, जो भी वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो नेशनल बैकवर्ड क्लासेस फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है NBCFDC, उसको इन्वॉल्व करना टू इम्प्रूव द एजुकेशनल एंड द सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द टारगेटेड ग्रुप। फिर आया था प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप टू द ओबीसीज़ फॉर द स्टडीज़ इन इंडिया। तो जो भी ओबीसीज़ हैं उनके प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए ये स्कीम स्टार्ट किया गया था। एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम था और इसका एम था टू मोटिवेट द चिल्ड्रन ऑफ द ओबीसीज़ स्टडिंग एट द प्री मैट्रिक स्टेज। जो 10th से पहले की जो स्टडीज़ हैं उसके लिए मोटिवेशन देना। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप टू द ओबीसी स्टूडेंट्स की बात की तो ये 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम था और इसको इम्प्लीमेंट किया गया स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू और यूनियन टेरेटरीज़ के थ्रू। इस स्कीम का एम था टू प्रोवाइड द फाइनेंशियल असिस्टेंट टू द ओबीसी स्टूडेंट्स स्टडिंग एट द पोस्ट मैट्रिक स्टेज टू इनेबल देम टू कंप्लीट देयर एजुकेशन। तो ये पोस्ट मैट्रिक स्टेज पे बच्चों का अपना एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए ये स्कीम को स्टार्ट किया गया था। फिर आया था नेशनल फेलोशिप NF फॉर द ओबीसी स्टूडेंट्स। तो उन बच्चों को फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड कराना जो कि क्वालिटी हायर एजुकेशन में इन्वॉल्व हैं, लाइक MPhil एंड द PhD इन द यूनिवर्सिटीज़, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस एंड द साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस। इसके बाद हॉस्टल्स का कंस्ट्रक्शन किया गया फॉर द ओबीसी बॉयज़ एंड द गर्ल्स। फिर फ्री कोचिंग के लिए स्कीम्स लाई गई, एजुकेशनल लोन स्कीम को प्रोवाइड किया गया, फिर माइक्रो फाइनेंस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया गया। और इसके कुछ एग्जांपल्स हैं माइक्रो फाइनेंस स्कीम, महिला समृद्धि योजना, कृषि संपदा योजना। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं या वेलफेयर मेजर्स हैं फॉर द ओबीसीज़। अब कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स की बात करेंगे फॉर द ST। तो आफ्टर द इंडिपेंडेंस ने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया तो जो वेलफेयर और डेवलपमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो पॉपुलर गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया थ्रू द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर थ्रू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं एज पर द आर्टिकल नंबर 366 सब क्लॉज 25 कैन डिक्लेयर एनी कम्युनिटी और पार्ट ऑफ इट एज ट्राइब अंडर द आर्टिकल नंबर 342 सब क्लॉज 1। और ऐसी कम्युनिटीज़ को जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा दिया गया। तो आर्टिकल नंबर 342 क्लास 1 आउटलाइन करता है द प्रोसेस फॉर द स्पेसिफाइंग विच ट्राइब और द ट्राइबल कम्युनिटीज़ आर कंसीडर्ड शेड्यूल्ड ट्राइब फॉर द पर्पजेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फॉलोइंग सेफगार्ड्स को जो है प्रोवाइड कराता है टू द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो जब पॉलिटिकल सेफगार्ड्स की बात करेंगे तो आर्टिकल नंबर 330 की बात करते हैं जो कि ST के लिए लोकसभा में सीट्स को रिजर्व करता है और एज पर द आर्टिकल नंबर 332 ये स्टेट असेंबलीज़ में ST की सीट्स को रिजर्व करता है। आर्टिकल नंबर 335 यहाँ पे ST की
रिजर्वेशन दी जाती है इन द सर्विसेज एंड द पोस्ट इन द गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल नंबर 243 डी, जहाँ पे रिजर्वेशन प्रोवाइड कराया जाता है पंचायत इलेक्शंस में। आर्टिकल नंबर 164, जहाँ पे ट्राइबल वेलफेयर के लिए एक मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है इन द उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड द मध्य प्रदेश। आर्टिकल नंबर 342 एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को टू स्पेसिफाई ट्राइब्स और द ट्राइबल कम्युनिटीज़ डीम टू बी शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द पर्टिकुलर स्टेट और द यूटी। आर्टिकल नंबर 371 जो है वह स्पेशल प्रोविज़न प्रोवाइड कराता है विद रिस्पेक्ट टू द ट्राइबल एरियाज एंड द हिल एरियाज ऑफ द नागालैंड, असम एंड द मणिपुर। प्रोटेक्टिव सेफगार्ड्स की बात करेंगे तो आर्टिकल नंबर 15 जो है वह किसी भी डिस्क्रिमिनेशन को प्रिवेंट करता है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट और द प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल नंबर 16 की बात करेंगे तो यह इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करता है फॉर द ऑल द सिटीजन्स इन मैटर्स रिलेटिंग टू द एम्प्लॉयमेंट और द अपॉइंटमेंट ऑफ एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। और यहाँ पे किसी भी सिटीजन को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा ऑन द ग्राउंड ऑफ द कास्ट इन द केस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट और द अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। तो ये आर्टिकल नंबर 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कहा जाता है। आर्टिकल नंबर 23 प्रोटेक्ट करता है ट्रैफिकिंग इन द ह्यूमन बीइंग एंड बेगार सिस्टम एंड अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ द फोर्स्ड लेबर, और इसके लिए ऑफेंसेस जो है वो पनिशेबल होते हैं लॉ के द्वारा। आर्टिकल नंबर 25 जो है वो फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है। आर्टिकल नंबर 29 जो है वह लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के प्रोटेक्शन की बात करता है। आर्टिकल नंबर 19(5) जो है वह फ्री मूवमेंट विद इन द कंट्री का राइट देता है, जिसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 5 जो है वो फ्री मूवमेंट का राइट देता है, लेकिन स्पेशल केसेस में शेड्यूल्ड ट्राइब के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इस राइट को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। आर्टिकल नंबर 244(1) शेड्यूल एरियाज़ के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होता है, जो कि ट्राइब्स को असिस्ट करता है उनके राइट्स को एक्सरसाइज करने में और उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में। आर्टिकल नंबर 244 क्लॉज 2 यह ट्राइबल एरियाज़ के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होता है, जो कि ट्राइब्स को फुल ऑटोनॉमी प्रोवाइड कराता है इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर मैटर्स फॉलिंग इन देयर जुरिस्डिक्शन लाइक सेल्फ मैनेजमेंट थ्रू द ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स एंड द ऑटोनॉमस रीजन्स। ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स और ऑटोनॉमस रीजन्स के थ्रू इनको फुल ऑटोनॉमी प्रोवाइड कराई जाती है अंडर द आर्टिकल नंबर 244 क्लॉज 2। डेवलपमेंटल सेफगार्ड्स की बात करेंगे तो आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज 2 इक्वल एक्सेस टू द शॉप, पब्लिक वेल्स एक्सेट्रा की बात करता है। आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज 4 जो है वह एम्पावर करता है स्टेट को कि वो स्पेशल प्रोविज़न बनाए फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द एसटीज़। आर्टिकल नंबर 16 क्लॉज 4 जो है वह स्टेट को एम्पावर करता है कि वह एसटी को रिजर्वेशन प्रोवाइड कराए इन द केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड द अपॉइंटमेंट टू द एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। आर्टिकल नंबर 46 जो है वह प्रोवाइड कराता है प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द एसटी। आर्टिकल नंबर 338 जो है वह नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब की बात करता है। आर्टिकल नंबर 275 वो ग्रांटिंग एड प्रोवाइड कराता है स्टेट्स को फॉर द प्रमोशन एंड द वेलफेयर ऑफ द एसटीज़। तो ये सारे सेफगार्ड्स थे जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स को प्रोवाइड कराए जाते हैं। क्रिटिक्स की बात करें कि इतने सारे सेफगार्ड्स प्रोवाइड कराने के बाद भी उनका डेवलपमेंट या एडवांसमेंट उस लेवल पे नहीं हो पा रहा है जिस लेवल पे होना चाहिए, तो लगभग 43% ऑफ जो एसटी हैं वो लगभग पॉवर्टी लाइन से बिलो हैं, और ये ऑल सोशल ग्रुप के बीच में हाईएस्ट है कि अदर किसी भी कास्ट में इतना ज़्यादा परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन नहीं है। एज़ पर द SECC डेटा 2011 जो 79% ऑफ द रूरल एसटी हाउस होल्ड्स हैं वो डिप्राइव्ड हैं। ड्यूरिंग 1961 टू 2011 जो लिटरेसी रेट थी एसटी की वो लगभग 8% से 59% तक बढ़ी हुई है, लेकिन यहाँ पे भी ऑल इंडिया एवरेज से एक रिडक्शन देखने को मिल सकता है। जो मोर्टेलिटी रेट है एसटी का वो लगभग डबल है नेशनल एवरेज का। ये सारे इसके जो है क्रिटिक्स हैं। अब हम 5th शेड्यूल की बात करेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 5th शेड्यूल क्या है। तो आर्टिकल नंबर 244 क्लॉज 1 जो है वो बताता है कि जो 5th शेड्यूल के प्रोविजंस हैं वह शेड्यूल एरियाज़ और शेड्यूल ट्राइब्स के एडमिनिस्ट्रेशन और उनके कंट्रोल के लिए अप्लाई होते हैं इन एनी स्टेट एक्सेप्ट आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम। इन 4 स्टेट्स को छोड़ करके बाकी के स्टेट्स के लिए ये यूज़ होता है, क्योंकि ये सारे स्टेट्स जो हैं वो शेड्यूल 6 में हैं।
और प्रेजेंटली ये प्रोविजंस जो है वो लगभग 10 स्टेट्स में अप्लाई किए गए हैं। फीचर्स की बात करेंगे तो जो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन है वो एक्सटेंड्स होता है उन कंसर्न स्टेट्स को डायरेक्शन देने के लिए जो कि शेड्यूल एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं। एक ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनाया जाता है हर स्टेट में जहाँ पे एक शेड्यूल एरिया है, और यह काउंसिल जो है वो गवर्नर को एडवाइस करता है ऑन द मैटर्स ऑफ द वेलफेयर एंड द एडवांसमेंट ऑफ द शेड्यूल ट्राइब्स। गवर्नर जो है वह एप्लीकेशन के द्वारा किसी भी पर्टिकुलर एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर को अप्लाई नहीं होने देगा टू अ शेड्यूल एरिया और एनी पार्ट ऑफ इट और शेल अप्लाई विद द मॉडिफिकेशंस। तो गवर्नर के पास ये पावर होती है अंडर द आर्टिकल नंबर 244 क्लास 1 कि कोई भी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है या स्टेट लेजिस्लेचर है वो उन शेड्यूल एरियाज़ पे अप्लाई नहीं हो सकता है, या अगर गवर्नर अलाउ करता भी है तो उसको मॉडिफिकेशंस के साथ अप्लाई किया जा सकता है। टीएसी के एडवाइस के साथ और प्रेसिडेंट के कंसेंट के बाद गवर्नर कैन इशू द रेगुलेशंस फॉर द बेटर मैनेजमेंट ऑफ द पीस एंड द गुड गवर्नेंस इन द शेड्यूल एरियाज। तो गवर्नर के पास ये पावर होती है कि वह ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल टीएसी और प्रेसिडेंट का कंसेंट लेकर के रेगुलेशंस को इशू कर सकता है, जिससे कि जो शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं वहाँ पे पीस और गुड गवर्नेंस का मैनेजमेंट बेटर तरीके से किया जा सके। और ये जो रेगुलेशंस होती हैं ये रेगुलेट कर सकती हैं ट्रांसफ़र एंड द अलॉटमेंट ऑफ लैंड ऑफ द एसटीज़ इन सच एरियाज़, या फिर जो मनी लेंडिंग है उसको रेगुलेट कर सकती है इन एरियाज़ में। गवर्नर जो है एनुअली या जब भी रिक्वायर्ड हो प्रेसिडेंट के द्वारा एक रिपोर्ट बना सकता है रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल एरियाज इन देयर स्टेट। इश्यूज़ की बात करेंगे तो मुंगेलकर कमेटी रिपोर्ट ने बताया कि लगभग लास्ट 50 ईयर में नॉट अ सिंगल डायरेक्शन ऑन एनी क्रिटिकल पॉइंट हैज़ बीन रेज्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा एक भी सिंगल डायरेक्शन जो है किसी भी क्रिटिकल पॉइंट पे रेज नहीं किया गया है। सेकेंड इशू बताया गया कि जो गवर्नर का रिपोर्ट है वो पीरियडिकली सबमिट नहीं किया जाता है बहुत सारी स्टेट्स में, और इससे गवर्नमेंट्स के परफॉर्मेंस को क्रिटिकली एनालाइज नहीं किया जाता है। जो टीएसी है वो बहुत सारी स्टेट्स में ट्राइबल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है या कोई एंथ्रोपोलॉजिस्ट नहीं है जो कि उनकी ट्राइबल्स की प्रॉब्लम्स को क्लोजली ऑब्जर्व कर सके। उनके जो मीटिंग्स है वो हमेशा टोकेनिस्टिक होते हैं, इसके एक सिंबॉलिक एफर्ट होता है। गवर्नर्स के पास एक टेंडेंसी होती है टू बाईपास द एडवाइस ऑफ टीएसी इन फेवर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कि वो गवर्नमेंट के हिसाब से ही अपने काम को करते हैं। मेनी ट्राइबल पॉकेट्स इन सेवरल स्टेट्स कंटिन्यू टू रिमेन आउटसाइड द शेड्यूल्ड एरियाज। तो बहुत सारे स्टेट्स में ऐसे स्पेसेस हैं, ऐसी जगह हैं जो कि शेड्यूल एरियाज हो सकते हैं बट स्टिल उनको आउट ऑफ शेड्यूल एरियाज रखा गया। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट नोट देख सकते हैं कि जो शेड्यूल एरियाज हैं जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है एक नोटिफाइड ऑर्डर के द्वारा आफ्टर द कंसल्टेशन विद द गवर्नर ऑफ दैट स्टेट। तो शेड्यूल एरिया जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है एक नोटिफाइड ऑर्डर के द्वारा और आफ्टर द कंसल्टेशन विद द गवर्नर ऑफ दैट स्टेट। एट प्रेजेंट जो शेड्यूल एरियाज़ हैं वो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और उड़ीसा और राजस्थान में डिक्लेयर किए गए हैं। तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो स्पेसिफाई नहीं करता है कोई भी क्राइटेरिया कि शेड्यूल एरियाज़ को डिक्लेयर करने के लिए कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया हो, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी ध्यान में रखना चाहिए। ट्राइबल पॉपुलेशन का डेवलपमेंट, उनका कम्पैक्टनेस, रीजनेबल साइज ऑफ द एरिया, एक वायबल एडमिनिस्ट्रेशन एंटिटी सच ए डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक या तालुक, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो काम होना चाहिए। तो कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है कि यही क्राइटेरिया डिसाइड करेगा, इन क्राइटेरियाज के साथ ही डिक्लेयर किया जाएगा। सिक्स शेड्यूल की बात करेंगे तो सिक्स शेड्यूल जो है वो आर्टिकल नंबर 244 क्लॉज 2 में आता है और ये बताता है कि जो प्रोविजंस हैं सिक्स शेड्यूल के वो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम के एडमिनिस्ट्रेशन में अप्लाई होते हैं। फीचर्स की बात करें तो गवर्नर यहाँ एम्पावर्ड होता है किसी भी ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट या एरियाज़ को डिक्लेयर करने के लिए एज द ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट या फिर रीजन बाय द ऑर्डर। हर ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट या रीजन के पास में अपना डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या रीजनल काउंसिल होता है। करेंटली लगभग 10 ऐसे काउंसिल्स हैं। इन काउंसिल्स के पास पावर होती है लॉज को बनाने की ऑन द सर्टेन मैटर्स ऑफ द लोकल इंपॉर्टेंस, लेकिन इन लॉज को रिक्वायरमेंट होती है गवर्नमेंट का एक्सेंट लेने की, और ये मैटर्स इंक्लूड करते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, फॉरेस्ट, प्राइमरी एंड द सेकेंडरी एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, लैंड अलॉटमेंट और ऑक्यूपेशन एक्सेट्रा। जो लॉज स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए जाते हैं ऑन एनी सब्जेक्ट
वो इन काउंसिल्स के जुरिस्डिक्शन में आते हैं और बिना काउंसिल के अप्रूवल के ये अप्लाई नहीं हो सकते उन एरियाज़ पे। इन काउंसिल्स के पास में सिविल और क्रिमिनल जुडिशियल पावर्स भी होती हैं। फॉर एग्जांपल्स कि ये विलेज काउंसिल्स या कोर्ट्स को कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं फॉर द ट्रायल्स ऑफ द सूट्स एंड द केसेस बिटवीन द ट्राइब्स। गवर्नर जो है वह एक कमीशन अपॉइंट कर सकता है टू रिपोर्ट ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स और द रीजन्स। और गवर्नर जो है वो डिज़ोल्व भी कर सकता है एक काउंसिल्स को ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन। जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर होता है वो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स पे अप्लाई नहीं होता है या ऑटोनोमस रीजन्स पे अप्लाई नहीं होता है, या अप्लाई होता भी है तो स्पेसिफाइड मॉडिफिकेशंस और एक्सेप्शंस के साथ होता है। इश्यूज़ की बात कर लेंगे। जो गवर्नर का एक्सेंट होता है वो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा इन्फ्लुएंस्ड होता है, मीन्स कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है। जो काउंसिल्स है वो हमेशा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से इनका क्लैश हो जाता है ओवर द मैटर्स ऑफ द जुरिस्डिक्शन, क्योंकि ये सेम सब्जेक्ट पे काम कर रहे होते हैं। वीमेन और माइनॉरिटीज़ का रिप्रेजेंटेशन जो है वो मिनिमल देखने को मिलता है। और ये जो काउंसिल्स के फंक्शंस हैं वह स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अक्वायर कर लिया जाता है, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती है अपने फंक्शंस को डिलीवर करने के लिए। एथनिक पोलराइजेशन और बायसनेस भी देखा जा सकता है। और यहाँ पे कोई भी डिफाइंड पीरियड नहीं होता है कि जो डिसॉल्व काउंसिल है उसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाए। तो इस तरीके से इश्यूज़ को हम देख सकते हैं। सो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।